हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे BHO B.Ed 2016 का पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक देख चुके थे। आज पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 65 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या लिखा है। एक पुरानी मशीन खरीद कर उसे लगाने का व्यय निम्न खाते में जमा पक्ष में लिखा जाएगा। रोकड़ खाता, मशीन खाता, मरम्मत एवं नवीनीकरण खाता, मरम्मत खाता। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब भी हम लोग पुराना मशीन खरीद के लाते हैं तो एंट्री क्या होता है, अर्थात लगाते समय जो हम लोग एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे। तो हम लोग एंट्री उस समय करेंगे मशीनरी अकाउंट DR। ठीक है, मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो हम लोग करेंगे मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि जमा पक्ष माने होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट कौन सा करेंगे, कैश अकाउंट को। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। फर्म के विघटन की स्थिति में नकदीकरण लेखे का शेष साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है। मतलब बोला गया जब फर्म डिसोल्यूशन हो जाता है तो जो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस होता है उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में किस रेशियो में बांटते हैं अर्थात ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में जो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे वो किस रेशियो में बांट कर करेंगे वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया हमसे पूंजी अनुपात में, बराबर बराबर, लाभ विभाजन अनुपात में, कि साझेदारों के ऋण अनुपात में। तो इसका हो जाएगा लाभ विभाजन अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कॉल्स इन एडवांस पूछा गया हमसे कि कॉल्स इन एडवांस जो है वो एक क्या होता है, दीर्घकालीन दायित्व, चालू दायित्व, संभावित दायित्व, कि इनमें से कोई नहीं। तो कॉल इन एडवांस जो होता है वो चालू दायित्व होता है, करेंट लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। बोला गया जब हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं तो वहाँ पे एंट्री बनाते हैं ना, शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉरफीचर, और टू जिस कॉल पे पैसा नहीं मिला होता है। तो यही हमसे पूछा गया है कि शेयर कैपिटल को किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, पेड अप अमाउंट से या कॉल्ड अप अमाउंट से या कॉल्स इन एरियर या नॉमिनल वैल्यू से। तो उस समय जो हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं वो कॉल्ड अप अमाउंट से करते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अर्थात याचित राशि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या लिखा है। अ तथा ब एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे कि A और B जो है दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 3:2 का मतलब क्या होता है कि A का जो अनुपात होगा वो 3/5 होगा और B का जो अनुपात होगा वो 2/5 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, 3 और 2 को जोड़ दिया जाता है। तो A का रेशियो 3/5 है और B का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/5। फिर आगे लिखा है लाभ में 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया जाता है। C एक नया पार्टनर आ रहा है जिनका रेशियो है 1/3। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो कैसे किया जाता है, टोटल हम लोग प्रॉफिट मानते हैं एक में से पहले C का हिस्सा निकल जाएगा। एक में से, ध्यान समझिएगा हम बता रहे हैं अब आप लोग को। तो सबसे पहले हम लोग जो मानते हैं टोटल प्रॉफिट 1 मानते हैं। तो 1 टोटल प्रॉफिट होता है। 1 में से क्या करिए आप, जो C का हिस्सा है 1/3 उसको हटा दीजिए। तो 1 में से जब 1/3 हम लोग हटा देंगे तो क्या बचेगा, आप लोग को पता ही होगा, 2/3। अब इस 2/3 में से ही A भी लेगा और B भी लेगा। 2/3 जो आया इसी में से A भी लेगा और B भी लेगा। तो समझिएगा कैसे A लेगा और कैसे B लेगा। तो A का जो हिस्सा होगा वो 2/3 और B भी 2/3 में से ही लेगा। तो 2/3 इंटू 3/5, ये 3/5 कहाँ से आया, यहाँ से। 3:2 का मतलब क्या होता है, 3/5 या 2/5। तो A में 3/5 गुणा करेंगे और B में करेंगे हम लोग 2/5 का। ठीक है। तो एक आप देख लीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे में 3×5 15। इसी तरह B का देखिए ज़रा, 2 दूनी 4/15। तो A का क्या हो गया, 6/15, B का 4/15 और C जो था वो कितने के लिए आ रहा था, 1/3 के लिए। तो A के नीचे भी 15 है, B के नीचे भी 15 है, तो हमें C के नीचे भी 15 करना होगा। तो 3 में कितने का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, बताइए, 5 का। समझ रहे, तो 5 का ऊपर भी गुणा होगा नीचे भी। तो क्या हो जाएगा इसका, 5/15। तो 15 तीनों का चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6, B का 4 और C का 5। तो 6:4:5।
तो चारों ऑप्शन में से देख लीजिए किस में आपको दिख रहा है 6:4:5। तो ये जो दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, तो कर लीजिए ऑप्शन नंबर 3 पे टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखा है, निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। क्या क्या दिया है, प्रयुक्त सामग्री, फिर दूसरा दिया हमारा फैक्ट्री, तीसरा प्राइम कॉस्ट और चौथा दिया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले जो होता है वो हमारा होता है मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर जो होता है हमारा वो होता है प्राइम कॉस्ट, उसके बाद होता है फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देख लीजिए ज़रा इसमें से क्या हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट ये हमारा पहले नंबर पे दिया है, ठीक है, मतलब पहला नंबर माने ए, क्योंकि ऑप्शन में ABCD दिया है ना। प्राइम कॉस्ट जो हमारा दिया है वो तीसरे नंबर पे दिया है, मतलब सी। फैक्ट्री कॉस्ट दूसरे नंबर पे दिया है, मतलब बी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा दिया है चौथे नंबर पे, मतलब डी। तो A, C, B और डी किस नंबर पे है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, स्थिर लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब। जरा देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है पेपर में आपके। यहाँ पे देखिए जो हमारा इंग्लिश में लिखा है वो डिक्रीज लिखा है और हिंदी में लिख दिया है वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है, और डिक्रीज का मतलब होता है कमी। तो गलत प्रिंट हो गया है। तो हम जो आपको आंसर बता रहे हैं वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अर्थात ये यहाँ वृद्धि नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप, कमी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कमी। तो ये ध्यान समझिएगा, ये मेरे प्रिंटिंग में गलत नहीं हुआ है, ये आपके पेपर जो बीचू B.Ed का पेपर आया था 2016 में, उसी में प्रिंट जो था गलत था। तो इसका जो आंसर हम लोग करेंगे कमी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, स्थिर लागत प्रति इकाई में कमी होती है जब। तो फिक्स कॉस्ट तभी एक ही कंडीशन में कमी होता है जब हमारे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मात्रा में हो। तो 4 ऑप्शन दिए, देख लीजिए कौन सा होगा, उत्पादन मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अधिकारों के अंतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अधीनस्थों को सौंपा जाता है अधिकार, दायित्व, जवाबदेता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या दिया जाता है, अधिकार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 देखिए, गंध के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम अपनाया। तो किसने अपनाया था, हेनरी फयोल ने, एल्टन मेयो ने, F.B. गिलब्रेथ ने, F.W. टेलर ने। ये क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हैं। तो प्रबंध के प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया था उनका नाम था F.W. टेलर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम स्थापित हुआ था वर्ष 1948 में, 1951 में, 1962 में, 1972 में। तो ये जो स्थापित हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1948 को। तो महीना भी आप नोट कर लीजिएगा, 1 जुलाई 1948। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 41 पढ़िए, निम्नलिखित में से कंपनी का चार्टर्ड है, पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम, प्रविवरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंपनी का जो चार्टर्ड होता है वो माना जाता है पार्षद सीमा नियम को। क्यों, क्योंकि इसमें कंपनी का नाम होता है, प्रधान कार्यालय होता बताया जाता है, उद्देश्य बताया गया है, सदस्यों के दायित्व तथा अंश पूंजी, इन सब का उल्लेख होता है किसमें, पार्षद सीमा नियम में। इसलिए इसको क्या कहा गया है, कंपनी का चार्टर्ड माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा है, निम्नांकित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है करेंसी का नियामक, अर्थात नोट छापने का काम तो RBI का होता है, तो ये कार्य तो है। सेकंड है वाणिज्यिक बैंकों के नकदी कोष का रखवाला, ये भी होता है। शाख का नियंत्रक, ये भी होता है। शाख का निर्माण, RBI का काम शाख का निर्माण करना नहीं होता बल्कि शाख का नियंत्रक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सोडियम की कमी के कारण होने वाला रोग है। 4 नाम दिए गए हैं, इन चारों को आप रीड करिए और आपको बताना है कि सोडियम की कमी से इन चारों में से कौन सा रोग होता है। तो सोडियम की कमी से जो होने वाला रोग है उसका नाम है हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, लोहे का अवशोषण होता है पक्वाशय एवं जेजुनम में, छोटी आंत, आमाशय की रक्त। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, टिटेनी, फ्राइनोडर्मा, इरिथोसाइट, रतौंधी। तो विटामिन डी की जो कमी से होता है इसमें जो दिया है, तो इसमें जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1,
टिटेनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पढ़िए क्या लिखा है। साधनात्मक मूल्यों को यह भी कहा जाता है लक्ष्य मूल्य, आंतरिक मूल्य, तथ्यात्मक मूल्य, आदर्शात्मक मूल्य। तो इसमें से जो कहा जाता है वो लक्ष्य मूल्य, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 47, जल को अस्थायी कठोरता किस प्रकार से दूर की जा सकती है? उबालकर, क्लॉकवर्ट्स विधि से, कास्टिक सोडा मिलाकर, कैल्गन विधि से। तो इसका क्या हो जाएगा? कैल्गन विधि, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 20 से 22 वर्षीय महिलाओं में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों रीड करिए आप। और इसमें से क्या हो जाएगा? 2000 से 2200 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या लिखा है। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नियासिन की कमी से जो होने वाला रोग है वो जैसे बेरी हो गया, त्वचा की बीमारी हो गया, एनीमिया हो गया, मंद बुद्धि, ऐसे कई सारे खतरनाक बीमारी नियासिन की कमी से होता है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए क्या दिया है? पहला डर्मेटाइटिस, दूसरा रतौंधी, तीसरा अल्परक्तता, चौथा हाइपोपेराथाइरोडिज्म। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि डर्मेटाइटिस को ही त्वचा की बीमारी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अर्थात विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 ग्राम वसा में जो होती है, 4 ऑप्शन है, इन चारों में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 9 कैलोरी। किस चार्ट की सहायता से योजना का मूल्यांकन किया जाता है? तो किस जो चार्ट की सहायता से किया जाता है? पाथवे चार्ट से, ऑप्शन नंबर 1। तो 52 का भी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे अब। 53 क्या लिखा है? कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीक है। कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीक इन चारों में से कौन सी है? व्यक्तिगत, सामूहिक, औपचारिक की ग्राफ। तो इसमें से जो है वो ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 54, असंतृप्त वशीय अम्लों के संतृप्त वशीय अम्लों में बदलने का कारण क्या है? चारों ऑप्शन रीड करिए और इसमें से जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन नंबर 55, सबसे अधिक उपग्रहों वाले ग्रह का नाम बताइए। हमसे पूछा गया है कि बृहस्पति, अरुण, शनि, वरुण, इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो किसका है? तो बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो हमारा होते हैं 79, बृहस्पति के 79 हैं। अरुण के जो हैं वो 27 हैं, शनि के 82 हैं और वरुण के 13 हैं। तो बताइए इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसका है? शनि का, सही बोले, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, किसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों सियाल, सीमा, निफे में विभाजित किया? पहला है ऑर्थर होम्स, दूसरा एडवर्ड सुएस, तीसरा है कोबर, चौथा है जेफ्रेज। तो किसने किया था? उनका नाम है एडवर्ड सुएस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित शैल है? डोलोमाइट, बालू का पत्थर, शैल, निश। तो कौन सा है? 4th ऑप्शन, निश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, कौन वायुमंडलीय सतह से पराबैंगनी किरणें अवशोषित करती है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान, आप सभी लोग जानते होंगे कि वायुमंडलीय सतह से जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है उसको हम लोग बोलते हैं ओजोन मंडल। कौन सा है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, तापक्रमीय विलोमता संकेत करती है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि को, अक्षांशों के साथ तापमान में वृद्धि को, ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास्य माने होता है कमी को, अक्षांशों के साथ तापमान में ह्रास्य को। तो इसका जो हो जाएगा ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि को, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 रीड कर देते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी समुद्री धारा नहीं है? बेंगुला धारा, ये तो है। ब्राज़ील धारा, ये ठंडी धारा नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, क्योंकि जो ब्राज़ील धारा होती है वो अंध महासागर में बहने वाली उच्च तापक्रम तथा उच्च लवणता वाली गर्म धारा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता को चिन्हित कीजिए। तो शाकाहारी जीव है, पौधे हैं, मांसाहारी है, सर्वाहारी है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के जो है इन चारों में से कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो
प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी जीव, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। किसे मानव भूगोल का जनक माना जाता है? ब्लास, ब्रोंस, रेटजेल, हिमांजिया, इन चारों में से कौन सा है ये बताना है आपको। तो इसमें से जो है उनका नाम है रेटजेल, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में जनगणना कार्य कब से हो रहा है? तो जनगणना कार्य जो है 1871 के बाद शुरू हो गया था, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2, 1872। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, विदर्भ किस राज्य का घटक है? तो विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र प्रांत का एक उप क्षेत्र है। इस उप क्षेत्र में कुल 11 ज़िले आते हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और इसमें कितने ज़िले आते हैं ये भी आप नोट कर लीजिए, पेपर में आ सकते हैं 11 ज़िले। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 देखिए क्या लिखा है, किसने भूगोल को मानव परिस्थितिकी के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? एच बेरोज ने, आर डिक्किसन ने, आर हॉटसोन ने, ई हंटिंगटन ने। तो किसने किया था? उनका नाम था हॉलेन बेरोज। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से आपका आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 31 से 65 तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।